राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नैना अपने 5 बहन भाइयों में बीच की थी। दोनों बहन बड़ी थीं और दोनों भाई छोटे थे। नैना के पापा रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे और माँ जो गृहस्थी संभालती थी। जब नैना का जन्म हुआ था तो नैना की माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और नैना की दादी आंगन में बैठी हुई घर के वारिस का इंतजार कर रही थी और राम राम जप रही थी। तभी अंदर से दाई ने आकर बताया, काकी इस बार भी बिटिया हुई है। यह सुनकर तो जैसे अम्मा के प्राण सूख गए थे। हे भगवान, कब ये बेटियां इस घर का पीछा छोड़ेंगी। 5वीं बिटिया है ये। अम्मा की आवाज़ से दुख और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। पर अम्मा, दाई माँ कहने लगी, 2 बेटियां तो जन्म लेते ही अलविदा कह गई इस घर को। दाई ने कह तो दिया, लेकिन अम्मा ने उसे घूर कर देखा। बच्ची के जन्म से घर में उदासी पसर गई थी। तब छोटी चाची ने, क्योंकि पिताजी 2 भाई थे, छोटे चाचा की पत्नी भी वहाँ पर बैठी हुई थी। छोटी बहू अम्मा से बोली, अरे अम्मा, एक बार बिटिया को देख तो लो, कैसी चांद सी सुंदर है। तो अम्मा ने गुस्से में कहा, चांद सी हो या तारों सी, इस घर में उजाला नहीं करेगी। इस घर को तो बेटा ही चमकाएगा। इतना कहकर बिना बिटिया का मुख देखे अम्मा घर से बाहर चली गई थी। क्योंकि हमारे देश में आज भी बेटा बेटी में बहुत फ़र्क किया जाता है। पढ़े लिखे लोग अब इस फ़र्क को दूर करने लगे हैं, लेकिन पहले बेटी का होना बड़ा अपशगुन माना जाता था कि जिस घर में बेटी हो गई समझो वहाँ सन्नाटा पसर गया। अब बच्ची का नाम नैना रखा गया। नैना ने अक्सर अपनी दादी के मन में अपने लिए कड़वाहट ही देखी थी, लेकिन नैना के माँ और पापा उसे बहुत प्यार करते थे। माँ और पिता के प्यार के आगे दादी का प्यार फीका पड़ जाता था। नैना के 2 भाई और 2 बहनें थीं, क्योंकि नैना के बाद जब उसके 2 भाइयों का जन्म हुआ तो नैना की दादी ने घर घर जाकर खूब गुड़ और लड्डू बांटे थे और अब नैना को कोसना भी बंद कर दिया था। पर नैना के पिताजी को पता था कि गांव में बेटियों की परवरिश में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, इसलिए वो अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों को लेकर शहर आ गए थे। शहर में सब आसानी से हो जाता था क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। 5 बहन भाई की पढ़ाई आराम से चल रही थी। 5 बहन भाई जब छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते 2 महीने के लिए तो सब उन पर बहुत प्यार लुटाते थे। नैना की बड़ी बहन साधना की शादी एक गांव में अम्मा बाबा ने जिद करके करवा दी थी और अब अम्मा बाबा की जिद के चलते ही उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। अब दादी बाबा की नज़रों में नैना और सपना दोनों अखर रही थी कि दोनों लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अम्मा बाबा ने उनकी शादी के लिए भी पिताजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, पर पापा चाहते थे नैना अभी पढ़े, क्योंकि नैना बहुत तेज़ थी पढ़ने में। अक्सर नैना के पापा भावुक हो जाते थे और यही कहते थे, नैना तू मेरी बेटी नहीं बेटा होना चाहिए था, ताकि कोई तेरी शादी की जल्दबाजी नहीं करता और मैं तुझे खूब पढ़ाता। आंखों में आंसू लिए पिता और बेटी कुछ नहीं कह पाते थे। पापा की तो जान जैसे अपनी बेटियों में ही बसती थी। उनके लिए बेटों से ज़्यादा बेटियां महत्व रखती थी, इसलिए बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बेटियों को, बिल्कुल अपनी राजकुमारियों को बड़े प्यार से पाला था। सपना 17 बरस की हो गई थी और नैना 16वें बरस में चल रही थी। अम्मा बाबा लगातार शादी की जिद कर रहे थे। इस वजह से सपना और नैना ने गांव जाना भी बंद कर दिया था। अक्सर अम्मा कहती, गांव में थू थू कर रहे हैं सब, शानी लड़कियां कब तक कुंवारी बैठाए रखोगे। आधी उम्र निकलने के बाद अब लड़का भी नहीं मिलेगा। जवाब में पापा कहते थे, माँ बस इतना कह पाते थे, देख रहे हैं लड़का। जैसे ही अम्मा कोई अच्छा लड़का मिलेगा
दोनों का विवाह एक साथ कर देंगे। इसी तरह पापा अम्मा को टाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था दोनों बेटियां कम से कम 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई तो पूरी कर लें, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन बाद पापा कहने लगे, हम वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मम्मी ने कहा, अचानक? तो आज पापा बहुत खुश थे, तो मम्मी ने पापा की तरफ देखा तो पापा मुस्कुरा उठे। पापा कहने लगे, हाँ भाग्यवान, मेरी जो प्रमोशन हो गया, मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, और तुम्ही ने तो मन्नत मांगी थी कि हम वैष्णो माता जाएंगे। घर में सब बहुत खुश थे। पापा ने गांव में सूचना भिजवा दी और सबको साथ आने के लिए कहा। सब सफ़र पर निकल दिए। साथ में चाचा जी, चाची जी, उनके 2 बेटे, बुआ जी और उनका बेटा, चाचा जी के मित्र और जो कि डॉक्टर थे, उनका परिवार भी साथ हो लिए। रास्ते में जब हम माता वैष्णवी के लिए चले तो पापा की तबीयत रास्ते में खराब हो गई। यात्रा का पहला पड़ाव नगर कोट था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनकी कुल देवी है यहाँ पे, इसलिए पहले वहीं जाना था। माता वैष्णो के जाने के लिए उसके बाद जाना था। पहले नगर कोट पहुँचे। नगर कोट पहुँचते पहुँचते पापा की हालत ख़राब होती जा रही थी, इसलिए उन्हें वहीं पर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। 5 दिन हो गए थे उन्हें अस्पताल में। अब वो पहले से थोड़ा ठीक थे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें यात्रा करते हुए घर जाने की सलाह दी कि यात्रा को छोड़ के घर चले जाएं। लेकिन अब नगर कोट आ ही गए थे, तो वो बोले कि दर्शन तो कर ही लेते हैं। पापा ने चाचा जी को लगभग आदेश देते हुए कहा था, देख छोटे, वैसे तो हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं, इसलिए दर्शन के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर ने भी आश्वासन दिया कि देख लो। मंदिर पहुंचते ही सबने दर्शन किए और परंपरा के अनुसार मत्था टेका। पर ये क्या, पापा तो मत्था टेक के उठे ही नहीं। मम्मी बोली, उठिए जी, अब क्या सारी मन्नत आज ही मानोगे? मम्मी ने पापा को आवाज़ लगाई। कोई हलचल ना देख जैसे उन्हें हिलाया तो पापा एक तरफ लुढ़क गए। चीख पुकार मच गई। मम्मी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। चाची जी ने मम्मी को गले से लिपटा लिया और चाचा जी पापा का सिर गोद में रखकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी पापा को होश आया और बोले, छोटे, अनुज, मेरे भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरी नैना पढ़ना चाहती है, उसे बहुत पढ़ाना। ये मेरी आखिरी इच्छा है, पूरा ज़रूर करना छोटे। बस इतना ही कह पाए थे पापा, और वो सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। विधाता भी कितना निष्ठुर हो जाता है कभी कभी। जिस दरबार से लोगों की झोलियाँ भरती हैं, वहाँ से नैना और उसका परिवार अपना सब कुछ खोकर वापस आ रहे थे। हिमाचल के नगर कोट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक का सफ़र अब कैसे होगा, वो भी भाई की लाश के साथ। चाचा जी यही सोच रहे थे। बड़ा मुश्किल थी ये कि सबको संभालने वाला भी अब साथ नहीं था। सफ़र अब बहुत ज़्यादा लंबा था, 36 घंटे का। वो सफ़र शायद जीवन का सबसे दुखद सफ़र था। पापा का सिर गोद में रखे मम्मी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती तो कभी रोती। अपने भाई को खोकर भी आंसू ना बहाने की मजबूरी, और सबको संभालते चाचा जी। इस सफ़र के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने नैना और उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। सब कुछ खत्म हो गया था। एक हंसता खेलता परिवार एक पल में बर्बाद हो गया। दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिससे उबरना आसान नहीं था। अम्मा बाबा भी लगभग पापा की मृत्यु की खबर पाकर टूट चुके थे। सबसे होनहार पूत को खोने का दुख दोनों को अवसाद की गहराई में ले गया। पर शायद ऐसे ही समय में परिवार और रिश्तेदारों की भूमिका अहम होती है। जिस बरस पापा की मृत्यु हुई, नैना 12वीं कक्षा में थी। घर वालों के सामने अब एक ही लक्ष्य था, सपना और नैना की शादी। पापा के जाने के बाद सबको गांव आकर रहना पड़ा। गांव आते ही जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे सपना की शादी कर दी। हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है, और हमारी कहानी नैना पर टिकी हुई थी। इसलिए सपना की शादी होते ही
नैना की शादी भी कानपुर के एक व्यवसायी परिवार में तय कर दी। नैना शादी नहीं करना चाहती थी, उसे पढ़ना था, अपने पापा के सपने पूरे करने थे। चाचा जी पापा होते, वह कहने लगी, तो इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं करते ना। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए नैना अंदर कमरे में चली गई। चाचा जी को भी याद आया कि भैया की अंतिम इच्छा भी यही थी। तब तक नैना का 12वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गया। वो प्रथम श्रेणी से पास हो गई थी। अगले ही दिन चाचा जी नैना को साथ लिए गांव से 11 किलोमीटर दूर शहर गए और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में बात की। प्रवेश तो आसानी से मिल गया, पर अनुमति मिलना अभी बाकी थी। जब बाबा को बताया कि नैना को आगे पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजना है तो घर में भूचाल आ गया। बाबा कहने लगे, हमारे खानदान की बहू बेटियां पढ़ती लिखती नहीं हैं, बल्कि घर के कामकाज देखती हैं। इतना पढ़ लिया है काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाने की। बाबा ने अपनी इच्छा को आदेश का जामा पहना दिया था, पर चाचा जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपनी जिद पर अड़े थे कि नैना कॉलेज जाएगी। आज 3 दिन हो गए चाचा जी ने अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उनकी जिद थी जिस दिन नैना कॉलेज जाएगी उसी दिन वो अन्न खाएंगे। बात अब घर में ही नहीं रही थी, गांव भर में फैल चुकी थी। बड़े बूढ़े बाबा को समझाने लगे, ठाकुर साहब, एक बेटा तो खो चुके हो, क्या दूसरा अपनी जिद से खोना चाहते हो? 3 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया है। इससे पहले कि अनर्थ हो, इजाज़त दे दो और अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी शादी कर दो। बाबा समझ चुके थे अब उनकी नहीं चलेगी। चाचा जी को बुलाया गया और कहा, तुम्हारी इतनी ही जिद है तो ठीक है बेटा, भेज दो उसे कॉलेज, पर शादी अगले 6 महीनों में हो जानी चाहिए। और फिर नैना को कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। साथ ही खुद के खर्चे निकालने के लिए नैना आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। चाचा जी ने वहीं शहर में एक छोटा सा मकान किराए पर दिला दिया था और नैना की मम्मी और उसके भाइयों को वहीं रखा था, ताकि कॉलेज आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नैना की शादी पहले ही तय हो चुकी थी, पर अब बात नए सिरे से करनी थी। चाचा जी ने लड़के वालों को अपने भाई की अंतिम इच्छा बताई। भैया चाहते थे कि नैना अपनी पढ़ाई पूरी करे। अगर आप लोग वादा करें कि शादी के बाद भी उसे पढ़ने देंगे तो हम जब भी आप कहें शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़के वाले भी बिना किसी अनबन के राजी हो गए और बाबा भी खुश थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार 6 महीने में शादी होने वाली थी। एक दिन नैना की मौसी का बेटा मोहन नैना के घर आया। वह नैना की मम्मी से बोला, राम राम मौसी, सब ठीक तो है? नैना की मम्मी बोली, बेटा सब ठीक है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? तो मोहन बोला, मौसी जी कल ही कानपुर से आया था, जहाँ नैना के लिए लड़का देखा है। वहाँ पर एक शादी समारोह था, वहीं से शामिल होकर आ रहा हूँ। नैना की माँ बोली, तो बताओ बेटा सब ठीक है, घर परिवार लड़का कैसा लगा? तब मोहन ने कहा, मौसी, नैना दीदी की शादी उस घर में मत कीजिए। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ, जो लड़का अपनी खुद की बहन की शादी में शराब के नशे में धुत था, वो कितना बड़ा शराबी होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। मेरी मानिए तो मौसी दीदी की शादी वहाँ नहीं करना, बहुत रिश्ते मिलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मोहन ने सारी बात अपनी मौसी को बताई और वहाँ से चला गया। नैना की मम्मी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। गांव में खबर भिजवाकर मम्मी ने चाचा जी को बुलवाया और सारी बात बताई। तो चाचा जी ने कहा, हाँ भाभी, यह सब तो हमें पता है, पर यह सब तो ठाकुरों की शान होती है, और फिर इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, प्यारी, समझदार है, वह सब कुछ ठीक कर लेगी। चाचा जी ने अपने विचार रखे, पर मम्मी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? किसी शराबी को मैं अपनी बेटी को कैसे सौंप दूं? ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। और वह कहने लगे, अरे ये क्या बात कर दी आपने?
लड़की का रिश्ता तय हो चुका है। और ये आप क्या कह रही हैं, आपकी बेटी है तो क्या हमारी बेटी नहीं है? तो वह कहने लगे वो इसके गुणों से जो ये सबको अपने अनुसार ढाल लेगी। आप जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए भाभी, और नैना की ज़िंदगी का सवाल है और हम ऐसा नहीं करेंगे ना। तो नैना की मम्मी बोली तो ठीक है, मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूँगी, ढूंढ लो कोई और लड़का। जो चाचा जी भी अब गुस्से में आकर कहने लगे और कर लो शादी, लेकिन परिवार में से और हम में से कोई नहीं आएगा। अगर आप परिवार के खिलाफ जाएंगी तो सोच लो आपका साथ कोई नहीं देगा। भैया ने कभी हमारी बात नहीं टाली थी और आप तय शादी को तुड़वाकर समाज में हमारा नाम खराब करवा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है भाभी जी। चाचा जी तो जैसे मम्मी की बातों से भड़क उठे थे। तुम लोगों की मर्जी की शादी करके, जो मम्मी ने कहा, मैं अपनी सपना की ज़िंदगी नरक बना चुकी हूँ, अब मैं नैना की नहीं होने दूंगी। मम्मी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और गुस्से में कांपते हुए चाचा जी न जाने मम्मी को क्या क्या कह गए और मम्मी आज एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। नैना जो यह सब देख सुन रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था चाचा जी का ये कौन सा रूप है। क्या ये वही चाचा जी हैं जो कहते हैं कि कभी जो ये इतना भी पापा के आगे कभी मम्मी से ऊंची आवाज़ में नहीं बोले थे और आज मम्मी को इतना सुनाकर चले गए। अभी तो मेरी पढ़ाई के लिए चाचा जी ने कैसे सबको मनाया था और आज चाचा जी इतने बदल गए। अब नैना भी क्या कर सकती थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया। 1 सप्ताह तक गांव से कोई नहीं आया, ना ही किसी की कोई खबर आई। हाँ, रिश्तेदार जरूर आने लगे थे मम्मी को समझाने, परिवार से विद्रोह करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फूफा जी आए, कहने लगे देखो भाभी जी, श्यानी बेटी है, जहाँ कह रहे हैं शादी कर दो, बाकी बिटिया की अपनी किस्मत है। मम्मी ने कहा इसे किस्मत नहीं, जानबूझकर ज़िंदगी बर्बाद करना कहते हैं जीजा जी। मम्मी ने उत्तर दिया तो फूफा जी गुस्से में बोले तो ठीक है, फिर अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी बेटों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दो। मम्मी बोली क्या मतलब, नैना की शादी से दोनों बेटों का क्या मतलब है? तो फूफा जी बोले गांव में बात चल रही है भाभी जी, अगर आपने शादी नहीं की तो आपको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा और फिर ज़मीन जायदाद। कहते कहते फूफा रुक गए। भाभी जो मेरी मम्मी थी वो बोली अच्छा। नैना की मम्मी कहने लगी अब समझ आया, अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग इस हद तक जाएंगे, पता नहीं था। आप सबकी जवान की कीमत रखने के लिए मैं अपनी बेटी की जो ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी की आंखें दुख और क्रोध से लाल हो रही थी। तो वो कहने लगे फूफा जी आप समझ नहीं रही हैं भाभी जी, हमने कई लड़के देखे हैं जो शादी के बाद सुधर जाते हैं, जिम्मेदारी सिर पर आते ही सब ठीक हो जाता है और फिर हमारी नैना तो बहुत प्यारी और खूबसूरत समझदार है, सब ठीक कर देगी। फूफा जी भी अपनी बात पर अड़ गए। मेरी नैना की मम्मी बोली मेरी बेटी प्यारी है, खूबसूरत है, तो क्या यही उसका कसूर है, यही उसका अपराध है? समझदार होने की यही सज़ा आप उसे दे रहे हैं आप लोग मेरी बेटी को? मम्मी अब अंदर से टूट चुकी थी, शायद अब और बहस करने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। देखिए भाभी जी, हम सबका निर्णय तो यही है, बाकी अगर आप चाहती हैं आपके बेटों को उनका हक मिले तो जैसा घर वाले कह रहे हैं वैसा कर दीजिए, बाकी आपकी भलाई इसी में है। जो फूफा जी पापा के सामने मम्मी से आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाए थे, आज पापा के जाने के बाद वो मम्मी को आदेश सुना रहे थे। उस दिन सारी रात कोई नहीं सोया। नैना यही सोचती रही, इंसान की जुबान की कीमत या यूं कहें कि अहम की कीमत किसी की ज़िंदगी और खुशियों से ज़्यादा बढ़कर है। रात के 2 बज चुके थे, तभी नैना का बड़ा भाई सोनू, जो इस बार 10वीं कक्षा में था, नैना के पास आया और बोला दीदी तुम सोई नहीं हो? सोनू
से जो नैना भी कहने लगी, नहीं भैया नींद नहीं आ रही, तू क्यों नहीं सोया, सुबह स्कूल जाना है ना। तो सोनू नैना से लिपट कर रोने लगा और कहने लगा, दीदी पापा की बहुत याद आ रही है। दीदी आज पापा होते तो चाचा जी मम्मी से ऐसे बात नहीं करते ना। दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूँगा। पर नैना कहने लगी, वह सोनू की बात सुनकर रो पड़ी। कहने लगी, नैना सोनू हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी मम्मी और मोनू छोटा भाई भी कमरे में आ गए और दोनों को इस तरह रोते हुए देखकर जो मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। चारों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अब बारी निर्णय लेने की थी और जीवन में पहली बार नैना ने निर्णय लिया। कहने लगी, मम्मी आप चाचा जी से कह दो कि आप राजी हो इस शादी के लिए। तो उसकी मम्मी बोली, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है नैना। सोनू ने भी अपनी बात रखी, नहीं दीदी ऐसा नहीं है। तो नैना कहने लगी, मेरे भाई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मम्मी को आज भी एक हाथ के घूंघट डालकर जो निकलती हैं वो कैसे कुछ करेंगी। तुम भी अभी बहुत छोटे हो, सारे रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। अब इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और फिर शायद यही मेरी किस्मत है। नैना ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। एक बार फिर चारों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, क्योंकि औरतों की बात कौन मानता है इस पुरुष प्रधान समाज में। और जो फिर नैना की ससुराल जहाँ रिश्ता तय हुआ था खबर भिजवा दी गई और अगले महीने ही नैना का विवाह तय हो गया। और नैना के परिवार की मर्जी के खिलाफ कानपुर में पंकज के साथ उसका विवाह हो गया और आज नैना की विदाई थी। बेटी की विदाई पर माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, लाडो पापा तो चले गए हैं, सिर्फ उनका नाम बचा है। अब इस नाम की इज्जत बनाए रखना या इसे बदनाम करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पापा के नाम पर कोई आँच आई तो शायद तुम अपनी मम्मी को भी खो दोगी। ध्यान रखना लाडो, कोई ये ना कहे बिन बाप की बेटी है। विदाई के समय मम्मी नैना को समझाते हुए उससे लिपट कर रो पड़ी। मम्मी के गले से लिपट कर रोते हुए नैना बोली, और माँ चिंता ना करो। और उसने नैना ने निश्चय कर लिया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। ससुराल पहुंचकर सबने नई बहू नैना का स्वागत आरती और नज़र उतार कर किया। अरे नई बहू को गाना और नाचना पड़ता है, नहीं तो जितना हम कहें उतना शगुन देना पड़ता है, कहकर सभी लोग चुटकी लेने लगे। हाँ तो भाई, जो सासू माँ ने कहा, हमारी प्यारी बहू कोई गूंगी थोड़े ही ना है जो गा ना सके। चलो बहू सुना दो जरा कुछ अपनी प्यारी सी आवाज़ में। तभी नैना ने जो सब कहने लगे तो गा दिया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। नैना की आवाज़ ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सब कहने लगे सासू माँ से, बहू तो बहुत खूबसूरत और प्यारी ढूंढ कर लाई हो पंकज की मम्मी, बिल्कुल अपनी जैसी। नैना की सास भी बहुत ही खूबसूरत घरेलू महिला थी, बिल्कुल एक आदर्श महिला। और परिवार में 3 विवाहित ननदें थीं, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, सासू माँ और ससुर जी। कुल मिलाकर नैना की ससुराल में भरा पूरा परिवार था। पर जेठ जेठानी परिवार से अलग रहते थे। फिर विवाह की विभिन्न रस्मों रीति रिवाजों को पूरा करते करते कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। नैना को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था और खासकर भरी भरी चूड़ियाँ और मेहंदी भरे हाथ तो उसे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। वो कभी अपनी चूड़ियाँ सहलाती तो कभी मेहंदी के खिले रंग को देखकर खुश हो जाती। और फिर विवाह के बाद की पहली रात, जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं, रात के 3 बज चुके थे। नैना जो बहुत थकी होने की वजह से कमरे में जाते ही सो गई। थोड़ी देर बाद उसने जो अपने पास किसी को देखा तो वह चौंक कर खड़ी हो गई। तभी उसका पति कहने लगा, क्या हुआ, तुम तो बड़ी पहुंची हुई लगती हो। उसने सीधा उस पर व्यंग कसा।
इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, पंकज ने उसे अपने पास बिठा लिया। फिर नैना की आंखों में आंसू बह निकले, पर शायद पंकज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद पंकज सो चुका था, पर नैना की आंखों में अब नींद कहाँ, और वह वहीं अपनी बैठी हुई सोच रही थी कि ये सब क्या है अभी उसके साथ जो हुआ। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नैना बहुत नादान थी, शायद उसे पता नहीं था विवाह के बाद यह सब भी होता है। अगर मैं उसे यहाँ पर हिंदी फिल्म प्रेम रोग की पद्मिनी कोल्हापुरी कहूँ तो गलत नहीं होगा। आंसुओं में कब रात से सुबह हो गई पता नहीं चला। तभी नैना की सास ने कहा, देखो बहू, हमेशा घूंघट डालकर रखना, बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना। तरह तरह के जो नियम सासू माँ ने पहले ही बता दिए और नैना के घर के कायदे कानूनों जो सिखा दिया। नैना ने यह सब अपने मायके में भी देखा था, इसलिए वो इन सब के लिए तैयार थी। और बस अगर वो तैयार नहीं थी तो उसके लिए जो हर रात उसके साथ होने लगा था। पंकज कमरे में आते, थोड़ी औपचारिक बातें करते, फिर जो अपनी मनमानी करके मुंह फेर कर सो जाते। नैना को समझ नहीं पा रही थी पति पत्नी का रिश्ता क्या सिर्फ शारीरिक संबंधों पर टिका होता है? क्या हिंदी फिल्मों में दिखाया जाने वाला पति पत्नी का प्रेम झूठा होता है? और जैसा रिश्ता उसके मम्मी पापा चाची चाचा के बीच था वो सब क्या था? कहीं ना कहीं नैना इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, पर जवाब मिलने के बजाय हर रोज एक नया सवाल खड़ा हो जाता था। और विडंबना तो देखो, नैना किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते समय गुजर गया और 1 साल बीतने को था, पर यह 1 साल बहुत कुछ सिखा चुका था नैना को। पंकज अब अक्सर देर रात शराब के नशे में घर आते थे। नैना खाने पर इंतजार करते करते सो जाती, और जब पंकज आते तो आधी नींद में खाना देकर खुद कभी खाती कभी नींद की वजह से ऐसे ही सो जाती। पर इतनी आसानी से कैसे सो सकती थी? वो पंकज की इच्छाएं भी तो पूरी करनी थी। नैना बीमार है, थकी हुई है, दुखी है, परेशान है, और अब तो नैना गर्भवती भी थी। पर पंकज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नैना अब जो पंकज के नाम से ही कांपने लगती थी, क्योंकि हर रात जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरती थी वो असहनीय सा होता जा रहा था। नैना हाथ जोड़ती रोती रहती, पर कोई उस पर रहम नहीं खाता। और जब वो दर्द से चिल्लाती तो उसके मुंह पर उसका पति तकिया रखकर उसकी आवाज़ को दबा दिया करता। तन की ये पीड़ा अब मन की पीड़ा बन चुकी थी। नैना अब टूटती जा रही थी। इधर सासू माँ के स्वभाव में भी कड़वाहट आती जा रही थी, जो सही भी थी। नैना देर रात तक सो नहीं पाती थी, इसलिए अक्सर सुबह आँख खुलने में देर हो जाती। फिर सारे काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अक्सर गलतियाँ कर बैठती थी। नैना अब अवसाद का शिकार हो चुकी थी। अंदर ही अंदर वह घुटती जा रही थी, जिसकी खबर या परवाह किसी को नहीं थी। नैना अवसाद से घिरती जा रही थी, यह सोचकर अक्सर उसकी आंखें छलक जाती। जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इस हादसे का असर जीवन भर होता है। सारे समाज की संवेदनाएं उसके साथ होती हैं। पर जब वही बलात्कार जब एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि पत्नी अगर विरोध करती है तो उसे उल्टा, बदचलन, आवारा, न जाने किन किन नामों से पुकारा जाने लगता है। पति के पास जैसे लाइसेंस होता है हर रात अपनी पत्नी का बलात्कार करने के लिए। आज फिर नैना सुबकते हुए यही सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या है, काश आज मेरे पापा होते। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है, पर कुछ जख्मों का इलाज शायद वक्त के पास भी नहीं है। नैना के तन और मन के घाव हर नए दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। पंकज दिन पर दिन अपना नया रूप दिखा रहे थे। हर नया दिन नैना को अंधकार की गहराई खाई में ले जा रहा था। पर तभी जैसे ईश्वर को नैना पर रहम आया, खुशियों के रूप में उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ गया। नैना के लिए वो तूफान में जलता दिया बन गया, उसके जीने का सहारा बन गया। पर माँ बनने का सफ़र भी नैना के लिए आसान कहाँ था। वह बहुत सी चुनौतियों को अपनों का तिरस्कार था,
हर रात की घुटन, हर दिन के साथ बढ़ती परेशानियां थीं, जो शायद हमारे देश की हर मध्यम वर्गीय महिला अनुभव करती है। इसलिए उनकी गहराइयों में न जाकर जो नैना की ज़िंदगी की सच्चाई थी, शायद उस दर्द और उस तकलीफ़ को शब्दों में नहीं कहा जा सकता जो नैना ने सहन किया था। पर जो एक माँ होती है वो कितना भी कष्ट सहन कर ले, लेकिन जब अपने मुस्कुराते बच्चे को देखती है तो उसके जैसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय नाम रखा था नैना ने अपने बेटे का। वक्त के साथ पंकज ने खुद को ना बदलने की कसम खा रखी थी। अब सासू माँ की तरफ से भी सहयोग की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। अपनी माँ के सहयोग से नैना ने जो स्नातक की पढ़ाई किसी तरह पूरी कर ली थी। आगे पढ़ने के लिए ससुराल में अनुमति नहीं मिली। नैना पढ़ना चाहती थी। जेठ जी जो कि घर के मालिक थे, एक लाइन में फैसला सुनाकर चले गए थे। कहने लगे थे हमें बहू से नौकरी नहीं करवानी है, इसलिए जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और ना चाहते हुए भी नैना को ये फैसला स्वीकार करना पड़ा। वक्त गुजरने लगा, हालात बिगड़ने लगे। अब हालात यहाँ तक आ गए कि अगर नैना पंकज से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को मना करती तो पंकज लात घूसों पर उतर आते। चाहे जैसे भी हो, बस उन्हें अपनी जो इच्छा पूरी करनी थी। माँ बहन की भद्दी गालियाँ और शारीरिक प्रताड़ना, नैना की विवाहित जीवन में सिर्फ यही बचा था। नैना को अब घर के खर्चों में भी परेशानी आने लगी थी। अब तो जैसे तैसे खर्चा चल रहा था सासू माँ की वजह से। ऐसा नहीं कि पंकज कुछ काम नहीं करते थे, भाई के साथ बिल्डर का काम था। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक काम देखना और फिर शराब के नशे में डूब जाना। नैना ने बहुत कोशिश की किसी तरह वो शराब की लत छोड़ दे, पर नाकाम रही। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नैना ने अपने साथ हो रहे इस व्यवहार के बारे में कभी अपने मायके में जिक्र भी नहीं किया। इसी बीच उसके बड़े भाई की नौकरी भी लग गई और शादी भी तय हो गई। नैना के ससुराल से सभी को शादी में आमंत्रित किया गया। सब गए क्योंकि नैना के व्यवहार ने सबका दिल जीत रखा था। खुद टूटकर भी सबकी खुशियों का ख्याल जो रखती थी। मगर शादी में कुछ ऐसा हुआ कि नैना के ससुराल वालों की सच्चाई सबके सामने आ गई। तीनों ननदें, जेठानी और जेठ जी परिवार सहित नैना के मायके आए थे। नैना के परिवार द्वारा की गई आवभगत से खुश थे। बारात घर के पास ही जानी थी, इसलिए तय हुआ सभी बेटियां भी बारात में जाएंगी। सब बहुत खुशी खुशी हो रहा था। दूल्हा दुल्हन वरमाला पहने हुए थे। तभी चाचा जी नैना के पास आए और उसे बाहर जनवा से जहाँ बारात रुकने का प्रबंध होता है उसमें चलने के लिए कहा कि पंकज और तुम्हारे जेठ वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, जल्दी चलो नैना, तुम्हें बुला रहे हैं। इतना सुनते ही नैना और नैना की तीनों ननदें जल्दी से वहाँ पहुँची। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने तरीके से समझाने की उन्हें कोशिश कर रहे थे। पर क्या हुआ? पंकज यह सब तमाशा क्या लगा रखा है? नैना की बड़ी ननंद ने पंकज को लगभग डांटते हुए पूछा। नशे में धुत पंकज का जवाब सुन सब हैरान रह गए। कहने लगा हमारी बेइज्जती हुई है। यहाँ इसके भाई को हमने कहा कि हमें शराब चाहिए, पर इनकी इतनी हिम्मत, हमसे कहता है कि आज नहीं जीजा जी, बारात में शराब पीना ठीक नहीं। बारात में पुलिस कैंपस में जा रही है क्या? साला डरता है अपने ससुराल वालों से, पर हम किसी से नहीं डरते। हम यहाँ भी पिएंगे। है कोई जो हमें रोक कर दिखाए? नैना आंखों में आंसू लिए बुत बनी खड़ी रही। सबने समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं। नैना की तीनों ननदें और नंदोई शर्मिंदा थे, पर क्या करते? समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चलो यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। पंकज अकड़ते हुए कहने लगा, यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है। तीनों बहनों ने जाने से मना कर दिया तो गुस्से में पंकज ने नैना का हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा और बोला, तू तो चलेगी ना? तेरे पति की बेइज्जती हुई है और तू फिर भी यहाँ रुकेगी? चल बैठ गाड़ी में। नैना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? घर चलकर बात कर लेंगे। पर पंकज अब अपना आपा खो चुके थे। माँ बहन की गालियाँ तो पहले ही दे रहे थे, अब फैसला सुना दिया। सुन, आज या तो तू अपने भाई को चुन ले या फिर अपने पति को। आज फैसला होकर रहेगा। नैना तो ठगी सी खड़ी रह गई।
ये कैसा प्रश्न है, भाई या पति? वो तो मूर्ख दर्शक बनी खड़ी रही। पंकज ने जैसे फिर से अपना प्रश्न दोहराया, बता भाई चाहिए या पति? नैना इस बात भी कुछ नहीं बोल सकी। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पंकज ने सबके सामने नैना की इज्जत तार तार कर दी। जो राज उसने आज तक अपने मायके वालों से छुपा कर रखा था, वो अब उसके सामने आ चुका था। तभी नैना का बड़ा भाई भी विवाह की रस्में छोड़कर वहाँ आ चुका था और अपनी बहन के साथ हुए इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही वो अपने जीजाजी से बात करने को आगे बढ़ा, घर के बड़े बूढ़ों ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर दिया और कहने लगे, यह पति पत्नी के बीच का मामला है। नैना अब उनके परिवार का हिस्सा है, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नैना का भाई हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाया, उनके परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ वो मेरी दीदी है, वो मेरी बहन है। मेरे घर में आकर मेरी दीदी पर कोई हाथ उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी बीच पंकज और उसके भाई वहाँ से जा चुके थे। सारे रिश्तेदार समझा बुझाकर उसे वापस शादी के मंडप में ले गए और नैना और उसकी ननदें सभी महिलाओं के साथ घर वापस आ गईं। सारे रिश्तेदार भी आश्चर्यचकित थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर पता चला कि पंकज और उनके भाई का हंगामा अब घर पर चल रहा था। नैना की मम्मी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर पंकज और उसके भाई जैसे कुछ सुनना नहीं चाहते थे। हंगामा बढ़ते देख नैना की दादी, जिन्हें वो अम्मा कहती थी, उसने पंकज के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे? सारा मोहल्ला रिश्तेदार सब तमाशा देख रहे हैं। अम्मा को पैर से झटकते हुए पंकज ने गुस्से में कहा, हमारी भी बेइज्जती हुई है तो आपकी भी होनी चाहिए। अम्मा को संभालते हुए नैना की मामी उन्हें अंदर ले गई। अम्मा नैना से लिपटकर रो पड़ी। बहुत देर तक नैना रोती रही। कई दिनों, महीनों और सालों का गुबार जो भरा था उसके मन में, आज सबकी आंखों में फिर आंसू थे। सब हैरान थे कि नैना सब कुछ चुपचाप सहती रही। तमाम रस्मों के बाद दुल्हन घर आई। दुल्हन के स्वागत के बाद नैना के ससुराल वाले सब वापस चले गए। शाम को घर के आंगन में बैठक हुई। सभी चाचा, भाई और बाकी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। नैना को भी बुलाया गया। नैना से उसके चाचा ने पूछा, बेटा यह सब कब से चल रहा है? पंकज न सिर्फ शराब के नशे में धुत रहते हैं, बल्कि तुम पर हाथ भी उठाते हैं। कहते कहते चाचा जी की आंखें भर आई थी। अब नैना के सब्र का बांध भी टूट चुका था। पहले तो चाचा जी से लिपटकर उसने खूब रोई ताकि उसका मन हल्का हो जाए। उसका रोना देखकर हर एक की आंखों में आंसू आ गए। तो वो क्या बताती सबको? पंकज तो शादी के पहले से ही शराब पीते थे, इसलिए तो मना किया था मत करो उसकी शादी पंकज से। पर तब तो तुम भी नहीं माने। आज खुश तो हो ना कि मेरी बेटी किस हालत में है? नैना की मम्मी गुस्से में बोले जा रही थी। चाचा जी को भी अब एहसास हुआ कि उनका फैसला कितना गलत था। चाचा जी बोले, देखो बेटा, ये जो हुआ गलत हुआ, पर किस्मत से कौन लड़ सकता है, निभाना तो पड़ेगा ही। हम पंकज की मम्मी से बात करेंगे। चाचा जी ने नैना को समझाया और वह कहने लगे, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, निभाना तो पड़ेगा, किस्मत से कौन लड़ सकता है। यह सब बातें नैना के मन पर गहरा घाव कर रही थी और सबसे ज़्यादा तो पंकज का अम्मा को पैर से झटकना नैना भूल नहीं पा रही थी। सबकी सहमति से 2 दिन बाद नैना को वापस ससुराल भेज दिया गया, बहुत सारी नसीहतों के साथ। आज फिर नैना सोच रही थी, मेरा क्या कसूर था? जिसका कसूर था उसे कुछ नहीं कहा गया, उसके तो हाथ पैर जोड़े गए और मेरे भी हिस्से आई है बहुत सारी नसीहतें। और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? क्या सचमुच स्त्री होना गुनाह है?